सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। मेरा नाम है DC यादव और आज हम पढ़ेंगे 8 जून 2025 का करंट अफेयर्स। साथियों, ये देश के सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DRDC एजुकेशन को। आज साथियों, अखबार की सुर्खियों से जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से खबर है जिन पे हम चर्चा करेंगे उसमें शामिल है G7 ग्रुप, विश्व बैंक, UNHRC, चुनाव आयोग, RBI, ग्रीन कार्ड धारक, सेंट्रल एशिया और आर्टिकल 22। साथियों, इन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन आप सभी से पुनः निवेदन है कि यदि आपने DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे G7 की। ये सुर्खियों में क्यों है? तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा शहर के कनानासिस्क शहर में होने वाले 91वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आप देखोगे कि दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि मोदी जी ने समिट में जाने के लिए कनाडा PM के कॉल्स को। वही reuters.com ने लिखा है कि कनाडा कार्नी इनवाइट्स इंडियाज मोदी टू ज्वाइन टू जून G7 समिट इन कनाडा। साथियों, आइए बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये कनाडा है और ये है मार्क कार्नी। ये नए चुने गए हैं राष्ट्रपति कनाडा के और इन्होंने इनवाइट किया है मोदी जी को। इस सम्मेलन में जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज शामिल होंगे, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा जी शामिल होंगे, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी शामिल होंगी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल होंगे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे। तो साथियों, G7 की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले ये G6 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1975 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने मिलके G6 की स्थापना की थी। साथियों, बाद में 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ, तब इसका नाम G7 पड़ा। 1998 में इसमें रूस को शामिल किया गया, तब इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया था। लेकिन 2014 में जब रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, उसके बाद रसिया को इससे बाहर कर दिया गया। तब से ये G7 के नाम से ही जाना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं, जबकि यूरोपियन जो यूनियन है वो भागीदार रूप में शामिल है, लेकिन 7 देश इसमें शामिल हैं। ये सभी के सभी डेवलप कंट्री यानी विकसित देश हैं, इनका एक समूह है। साथियों, अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक सुर्खियों में है। तो विश्व बैंक सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि विश्व बैंक ने अपने गरीबी रेखा के पैमाने में संशोधन किया है और अब विश्व बैंक ने कहा है कि जहां पहले $2.15 प्रतिदिन जो लोग कमाई करते थे, इससे कम कमाई करते थे, वो लोग गरीब माने जाते थे। अभी पैमाना बढ़ा के $3 कर दिया है, यानी $3 जो प्रतिदिन में कमाता है वो उससे कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी रेखा में कमी आई है। अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि जहां 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले संख्या जो थी वो 27.1% थी, वही 2022-23 में घट के 5.3% पे आ गई है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीयों की जो औसत दैनिक आय है वो अब 3.65 अमेरिकी बिलियन डॉलर प्रतिदिन हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024-25 में भारत के शहरी बेरोजगारी दर में 6.6% की कमी आई है। साथियों, अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक पुनर्निर्माण और विकास के लिए विश्व बैंक की कल्पना की गई और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया
और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 को हुई। हालांकि विश्व बैंक ने 27 दिसंबर 1945 से कार्य करना स्टार्ट किया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसमें सदस्यों की संख्या वर्तमान में टोटल 189 है। अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगली खबर साथियों, बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाने कुल प्रमुख रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पहले विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था 2021 तक, लेकिन अब इसे बंद कर दिया है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक एनुअल रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसके अलावा वीमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगली प्रमुख खबर है साथियों सुर्खियों में है UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। सुर्खियों में ये इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की में जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस खान के नेतृत्व में, वहाँ पर कहा गया है कि उनके शासनकाल में अवामी लीग के कम से कम 21 नेताओं को कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, जहां हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पर गंभीर चिंता जताई गई है तथा रिपोर्ट मांगा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है यूनुस खान से कि बांग्लादेश की सरकार इस पर रिपोर्ट दे। इसलिए सुर्खियों में था साथियों। अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये मानव अधिकारों की रक्षा और उसके उल्लंघन की जांच करता है। वर्तमान में इसके 47 देश हैं और हाल ही में अमेरिका इससे अलग हो गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने UNHRC से अपने आप को अलग कर लिया। अब साथियों बात करते हैं, सुर्खियों में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने मतदाता सूची तथा CCTV फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये बिल्कुल बेतुका और निराधार बताया है आरोप को। आयोग ने कहा है कि चुनावी हार के बाद संस्थाओं को बदनाम करना गलत है। आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसे आरोप लोकतंत्र और जनविश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देखोगे ये आज और कल की सुर्खियां बनी हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक्स टाइम्स की कि कंप्लीटली अब्सर्ड इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिबंक्स राहुल गांधी मैच फिक्सिंग एलिगेशन गांधी कॉल्ड महाराष्ट्र इलेक्शन रिट्स। तो ये सारी सुर्खियां बनी हुई थी साथियों, इसलिए हमने इसको लिया। अब बात करते हैं हम चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और ये स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, जैसा कि मैंने कहा। इसकी स्थापना 1950 में 25 जनवरी को की गई थी, इसलिए हर साल को हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कई बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन SSC जैसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। साथियों अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो पहले ये एक सदस्यीय हुआ करता था, लेकिन 1993 से ये बहुसदस्यीय है। इसमें एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं साथियों। इनकी अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक होता है। इनके कार्य और अधिकार की अगर बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, जो चुनाव आयोग है ये केवल लोकसभा, राज्यसभा यानी विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का ही कार्यभार संभालता है। इसके अलावा जो लोकल चुनाव होते हैं, जैसे हमारे जिले का चुनाव होता है या हमारे पंचायती राज चुनाव होते हैं, उसको राज्य चुनाव आयोग देखता है, इसको चुनाव आयोग नहीं देखता साथियों। तो चुनाव आयोग की ये काम है। इसके अलावा चुनाव की तारीखों की घोषणा करना, आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को पंजीकरण देना, चुनाव परिणामों की घोषणा करना, EVM तथा VVPAT की निगरानी करना। और इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये संसद के दोनों सदनों
अगर इनको हटाया जाता है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनको हटाने का जो प्रस्ताव होता है, अगर इसकी बात करें तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। जिस महाभियोग प्रक्रिया जिसकी बात करते हैं एकदम उसी तरीके से हटाया जाता है। और अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें जो दो अन्य होते हैं, इनको राष्ट्रपति इनके सिफारिश पे हटा सकता है। अब साथियों बात करते हैं रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ने जो सोने पे ऋण दिया जाता है उसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। तो आरबीआई ने स्वर्ण ऋण पर लोन के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है साथियों। अब आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का सोने पे ऋण लेता है तो उसको एलटीवी 80% देना होगा। एलटीवी क्या होता है? एलटीवी का पूरा नाम होता है लोन टू वैल्यू। तो इसकी एलटीवी जो है वो 80% कर दिया है रिजर्व बैंक ने। लेकिन अगर कोई 5 लाख से अधिक लोन की डिमांड करता है तो उस पर एलटीवी जो है 75% होगा। इसको आप ध्यान से दोबारा अध्ययन कर लीजिए। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक के सोने के ऋण की बात की जा रही है, यानी सोना देकर ऋण लेने की बात की जा रही है, तो एलटीवी 80% होगा। अगर 5 लाख से ऊपर है तो एलटीवी 75% होगा। ये नई व्यवस्था साथियों 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, कब से लागू होगी, ऐसा क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य है जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना, ऋण मानकों में ट्रांसपेरेंसी लाना और सोने पर अत्यधिक ऋण लेने से बचाव करना। एलटीवी की जैसे मैंने बात की, लोन टू वैल्यू की बात की, किसी संपत्ति की कुल कीमत पर ऋणदाता बैंक से कितना ऋण देगा जिसका जो परसेंटेज होता है वो होता है एलटीवी। साथियों अगर हम आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करके अपना पूर्ण स्वामित्व बना लिया साथियों। यानी अब भारत सरकार का ये पूर्ण स्वामित्व है। वर्तमान में श्री संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं, जबकि जो इसमें एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो 4 डिप्टी गवर्नर है उसमें श्री एम राजेश्वर राव, श्री टीवी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे और श्रीमती पूनम गुप्ता ये सुर्खियों में हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो मौद्रिक नीति समिति थी इसमें ये शामिल हुई थी, जहां पर रेपो रेट को 6% से साथियों घटाकर अब 5.5% आरबीआई ने कर दिया है। साथियों अगली प्रमुख खबर है ग्रीन कार्ड धारक के बारे में। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों के अधिकारों को सीमित करने के लिए नए विधेयक का प्रस्ताव किया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, जैसे अमेरिका हमने कहा कि इसका पूरा नाम है यूएसए। ये 50 राज्यों को मिला के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है। तो यहाँ पे ओहियो राज्य में विधेयक लाया गया है, 2 विधेयक। ठीक है साथियों, यह हाउस बिल सीनेट में पारित किया प्रस्ताव दिया गया है। अब इससे होगा क्या, जो ग्रीन कार्ड धारक हैं राज्य के जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि खरीदने से उस पर रोक लगा दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए विदेशी प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। जहां पहले ग्रीन कार्ड धारक संपत्ति रख सकते थे साथियों, जमीन को खरीद बिक्री कर सकते थे, वो इस पे अब रोक लग जाएगी। अब इसके कानूनी दावपेच की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रीन कार्ड धारक के अधिकारों पर गंभीर प्रश्न उठेंगे। अब आलोचकों का मानना है इससे विदेशी जो नागरिक हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया होगा, जो उनके अधिकार थे उनसे उनको वंचित कर दिया जाएगा। अब साथियों सुर्खियों में मध्य एशिया सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में 4थे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यहाँ पर साथियों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुए और कुछ अहम पहलुओं की चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद और उसकी निंदा की गई। पहलगाम हमले के बाद मतलब स्टैंड लिया गया कि हम आतंकवाद के खात्मे की बात करेंगे। ये सभी के सभी इस्लामिक कंट्री हैं, इसलिए अगर ये भारत के साथ आतंकवाद पे खड़े होते तो एक बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत भी है। और भारत का एक संसदीय दल दुनिया भर में गया है जो आतंकवाद के खिलाफ भारत के लिए
समर्थन प्राप्त करने के लिए और हमारा जो पहलगाम के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान में, उस विषय पे जानकारी देने के लिए दुनिया भर में भ्रमण पे गया साथियों। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख मुद्दों पे चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र और FATF के ढांचे में आतंकवाद विरोधी सहयोग पर सहमति दर्ज की गई है और चीन ने जिन दुर्लभ तत्वों के निर्यात की मंजूरी दे दी है उस पर नाराज़गी जाहिर की गई है कि चीन की पाबंदियों के बीच इस पर जो सहयोग बढ़ाया गया उस पर बात की गई है साथियों। इसके अलावा कनेक्टिविटी, व्यापार और चाबहार बंदरगाह पर मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके अलावा अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर बात की गई कि अफगानिस्तान सरकार को मानवीय सहायता दिया जाएगा। साथियों, चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से हम पूरे सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। अब पाकिस्तान के साथ तो हम यहाँ से अफगानिस्तान होते सेंट्रल एशिया में तो जा नहीं सकते, तो ऐसे में भारत के पास एक ऑप्शन ये है कि भारत ने यहाँ से होके यहाँ आप देख रहे हो ईरान में यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है और यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान से होते तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान होते हुए पूरे सेंट्रल एशिया में भारत अपना पांव पसारना चाहता है। इसीलिए चौथे सेंट्रल एशियन और भारत के बीच जो वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ये भारत के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं इन सारे क्षेत्रों में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी साजिश करता है चाइना के साथ मिलके। और जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन कॉरिडोर के बारे में जो चलाया जा रहा है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, जो यहाँ से जो हमारा POK है यहाँ से होके गुजरता है, तो ऐसे में भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल एशिया और चाबहार बंदरगाह। और साथ ही 2017 में चाबहार बंदरगाह के ऊपर UPSC में सवाल पूछा गया था कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान जैसे ऑप्शन थे साथियों। अब अनुच्छेद 22 सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहबाद डेयरी के थाने के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। एक महिला थी मीनाक्षी के पति को अरेस्ट कर लिया था शाहबाद डेयरी के थाने ने और उनको थाने में यातना दी गई। इसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की जिसे खारिज कर दिया गया था। बाद में इस मामले को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जिन लोगों ने प्रताड़ित किया था मीनाक्षी के पति को, FIR उनके खिलाफ यानी उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। और यह आदेश हिरासत में एक व्यक्ति के साथ की गई यातना और अमानवीय व्यवहार के संबंध में दिया गया है। साथियों, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना न केवल मानवीय गरिमा का अपमान है बल्कि अनुच्छेद 22 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतें केवल मूक दर्शक नहीं रह सकती जब कोई नागरिक राज्य की शक्ति के कारण पीड़ित हो तब। साथियों, बात करें अगर अनुच्छेद 22 की, अनुच्छेद 22 में वर्णन है कि गिरफ्तार व्यक्ति के निरोध व संरक्षण का अधिकार। साथियों, अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, वकील से सलाह लेने का अधिकार है। वही आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अनुच्छेद 22(3) में कहा गया कि 22(1) और 22(2) में मिले अधिकारों के लिए कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है, इसकी चर्चा सब क्लॉज 4 में की गई है। अगर किसी व्यक्ति को डिटेक्ट किया जाता है निवारक निरोध के अंतर्गत तब वो 3 महीने तक उसे जेल में रखा जा सकता है, लेकिन 3 महीने से अधिक आपको रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड का सलाह लेना अनिवार्य है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समक्ष व्यक्ति शामिल हो। तो ये प्रावधान दिया गया है साथियों। तो ये था 8 जून के अखबारों की कुछ प्रमुख सुर्खियां जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। सेशन पसंद आया तो साथियों लाइक कर दीजिए। अब तक आपने DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।